हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं आर्बिट्रेशन चैप्टर। इसमें हम करेंगे व्हाट इज़ आर्बिट्रेशन, इट्स काइंड्स एंड एडवांटेजेस। तो पहले हम करते हैं कि आर्बिट्रेशन होता क्या है। तो आर्बिट्रेशन मीन्स व्हेन टू और मोर देन टू पार्टीज सबमिट देयर डिस्प्यूट्स टू अ थर्ड person named arbitrator for the decision who decides the disputes judicially। सो बेसिकली दो पार्टीज़ या उससे ज़्यादा पार्टीज़ जो होती हैं वो अपने डिस्प्यूट्स या कन्फ्लिक्ट्स को किसी थर्ड पर्सन को देती हैं जिससे कि वो उसे सॉल्व करे और उसका डिसीजन दे उसके लिए। और जो थर्ड पर्सन होता है वो बोला जाता है आर्बिट्रेटर। ठीक है। इट इज़ एन ईजियर एंड सिंपल प्लेटफॉर्म टू सॉल्व डिस्प्यूट्स। इन द एंशियंट टाइम्स डिस्प्यूट्स वर ऑल्सो सॉल्व्ड और सेटल्ड बाय द आर्बिट्रेटर्स हु वर नोन एज पंचायत्स ऑफ विलेजेस। ठीक है। सो तो ये एक सिंपल और इजी मेथड है टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स। और जो एंशियंट टाइम में जो विलेजेस होते थे उनमें पार्टीज़ के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होता था वो सॉल्व किया जाता था बाय पंच जो होते थे, वो वैल्यूएबल पर्सनस होते थे, इंपॉर्टेंट पर्सन होते थे जो डिसाइड करते थे उस डिस्प्यूट को। तो उनको एज अ आर्बिट्रेटर बोला जाता था। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट आर्बिट्रेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच two or more parties agree to have an intention of solving their disputes by negotiation of third person। तो इसमें भी सेम वही बात बोली है कि जो दो पार्टीज़ होगी वो एग्री करेगी कि एक थर्ड पर्सन को डिस्प्यूट जो है उसे सॉल्व करने के लिए डिसाइड करेगी कि नेगोशिएशन के थ्रू उनका जो भी कन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व हो सके। अब हम देखते हैं इसका इलिस्ट्रेशन देखेंगे हम। 4 पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फर्म के, ABCD। ठीक है। और ये इनके जो पार्टनरशिप फर्म का जो क्लोज है उसमें लिखते हैं कि अगर इन पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप फर्म में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो सॉल्व होगा बाय आर्बिट्रेशन। और इसी बोला जाता है दिस इज़ एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, और ये एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि आर्बिट्रेशन की डेफिनेशन बेसिकली है क्या। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21A of the Arbitration and Conciliation Act 1996, arbitration means arbitration whether or not administered by permanent arbitral institution, but this definition is unclear and incomplete। ठीक है। सो जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21A में आर्बिट्रेशन कंसिलेशन 1986 के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन दी गई थी ये क्लियर नहीं है और इनकम्प्लीट है। तो अब हम दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। सो नाउ अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू जॉन बी, arbitration is the reference of a dispute between two or more parties for the decision after hearing both the parties judicially to such person which is not a court of competent jurisdiction। ठीक है। तो जॉन बी ने बोला कि आर्बिट्रेशन है जिसमें रेफरेंस कर जिसे जब जो टू पार्टीज़ होती है वो रेफ़र करती है अपने डिस्प्यूट को थर्ड पार्टी को, जो आर्बिट्रेटर होता है, जिससे वो डिसीजन सॉल्व कर सके उस डिस्प्यूट को। जो थर्ड पार्टी होती है, जो आर्बिट्रेटर होता है, वो उन दोनों की बातें सुनता है, इनकी हियरिंग सुनता है, उसके बाद डिसीजन देता है और वो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन का पार्ट नहीं होता है। ठीक है। अब हम करेंगे काइंड्स ऑफ आर्बिट्रेशन। काइंड्स ऑफ आर्बिट्रेशन 3 टाइप्स के होते हैं, मतलब आर्बिट्रेशन जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। पर्सनल और डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, सेकेंड इज स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन एंड द थर्ड इज इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। तो हम देखते हैं पहला फर्स्ट personal or domestic arbitration. It is the most thorough type of arbitration. In this, two or more parties refer their conflict टू आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल फॉर द डिसीजन। सो बेसिकली सिंपल आर्बिट्रेशन होता है जिसमें दो पार्टीज अपने कन्फ्लिक्ट को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को रेफर करती हैं फॉर द डिसीजन। ठीक है। फॉर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन बोथ द पार्टीज शैल बी इंडियन। और डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन जो है इसके लिए जो दोनों पार्टीज़ या मोर देन टू पार्टीज़ है वो सब इंडियन होना बहुत ज़रूरी है। द डेफिनेशन ऑफ पर्सनल और डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन इज़ नॉट डिफाइंड अंडर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। सो बेसिकली ये है कि पर्सनल और डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन जो है एक सिंपल आर्बिट्रेशन होता है जो मोस्टली फॉलोड किया जाता है, मोस्ट फॉलोड टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन है जिसमें दो पार्टीज़ खुद की कन्फ्लिक्ट जो होता है उनके बीच में उससे रेफ़र करती है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को। और जो ये डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है इसकी डेफिनेशन नहीं दी गई है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 में। अब हम आते हैं सेकंड काइंड ऑफ आर्बिट्रेशन, दैट इज़ स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन। So generally the procedure of arbitration is determined by the mutual consent of parties। हाँ, तो ये तो होता है ना कि जो भी आर्बिट्रेशन है उसमें दो पार्टीज़ हैं वो एग्री करेगी कि हम आर्बिट्रेशन के थ्रू
जो भी हमारा कन्फ्लिक्ट है उसे सॉल्व करेंगे, उनकी दोनों पार्टीज़ की कंसेंट होना ज़रूरी होता है. बट इन स्टैचुटरी आर्बिट्रेशन देयर इज़ नो कंसिडरेशन ऑफ कंसेंट ऑफ पार्टीज़. पार्टीज़ आर बाउंड टू फॉलो द प्रोविजंस ऑफ स्टैचुटरी आर्बिट्रेशन. बट जो स्टैचुटरी आर्बिट्रेशन होता है उसमें पार्टीज़ बाउंड होती हैं कि जो भी एक्ट में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो उन्हीं प्रोविजंस को फॉलो करेंगी जो उसमें है. इसमें ऐसा नहीं होता है कि दोनों पार्टीज़ की कंसेंट होना ज़रूरी है और एग्री है. ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन. अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन. तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन होता क्या है? द क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इज द रिजल्ट ऑफ ग्रोइंग इंटरनेशनल ट्रेड. In such situation, when international trade increases, it is natural to occur disputes during international trade and commerce. तो द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो इंक्रीज़ हुआ है, इसका क्रिएशन हुआ है, बेसिकली वो हुआ है ग्रोइंग इन इंटरनेशनल ट्रेड. तो इंटरनेशनल ट्रेड जैसे बड़ा है आगे, तो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स भी होंगे. तो इन कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन बनाया गया है. ठीक है, दिस इज़ द रीज़न दैट आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 हैड laid down provisions for solving such disputes and conflicts. तो इसीलिए जो आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 में प्रोविजंस दिए गए हैं कि इन डिस्प्यूट्स और कन्फ्लिक्ट्स को कैसे सॉल्व किया जाए. अब हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ आर्बिट्रेशन. फर्स्ट, सिंपल एंड एक्सप्रेस प्रोसीजर. सो आर्बिट्रेशन एक सिंपल एंड एक्सप्रेस प्रोसीजर है. एंड द सेकंड इज़ नॉट बीइंग एक्सपेंसिव एंड डिलेइंग. आर्बिट्रेशन जो है वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू डिस्पोजल ऑफ कन्फ्लिक्ट बाय कोर्ट. और जो कोर्ट्स होते हैं बेसिकली उनमें जो भी कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट होता है, उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है. बट आर्बिट्रेशन में ऐसा नहीं है, इसमें बहुत जल्दी डिस्प्यूट सेटल हो जाता है. थर्ड है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर बाय पार्टीज़. जो भी दोनों पार्टीज़ होती हैं वो एग्री करती हैं एक दूसरे से कि हाँ ये जो पर्सन है आर्बिट्रेटर, वो दोनों डिसाइड करती है, अपॉइंट करती हैं आर्बिट्रेटर. फोर्थ इज़ सर्विस ऑफ एक्सपर्ट्स. जो दोनों पार्टीज़ होती हैं वो उस पर्सन को सेलेक्ट करती है एज आर्बिट्रेटर जो एक्सपर्ट होता है उस सब्जेक्ट मैटर में जिस पे उनका कन्फ्लिक्ट है बेसिकली. पर जैसे नॉर्मल कोर्ट होती है उसमें जो जजेस होते हैं वो एक सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तो आर्बिट्रेशन का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है. नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज़ इंडिविजुअल एग्जामिनेशन. जो आर्बिट्रेटर होता है वो सेल्फ एग्जामिन कर सकता है द प्लेस ऑफ कन्फ्लिक्ट और अदर थिंग्स. तो ये इंडिविजुअल एग्जामिनेशन भी एक बेनिफिट है ऑफ आर्बिट्रेशन. नाउ सिक्स पॉइंट इज़ रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी. तो इसे हम पढ़ते हैं, अथॉरिटी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स. ड्यूरिंग arbitral proceedings, if it appears that an arbitrator is guilty of corrupt misconduct, parties can revoke its authority, whereas the authority of judge cannot be revoked in this manner. ठीक है, तो जो आर्बिट्रेट प्रोसीडिंग्स होती हैं इसके अंदर अगर जो आर्बिट्रेटर है वो मिसकंडक्ट करते हुए मिलता है, उसका बिहेवियर जो होता है वो करप्ट बिहेवियर होता है, तो पार्टीज़ उसे रिवॉक कर सकती है फ्रॉम इट्स अथॉरिटी. जो नॉर्मल कोर्ट्स होते हैं उनमें जज को रिवॉक नहीं किया जा सकता. कॉन्फिडेंशियलिटी. जो आर्बिट्रेशन होता है उसके अंदर जो पार्टीज़ होती है उनका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो कॉन्फिडेंशियल रहता है, लेकिन जो कोर्ट्स होते हैं वो ओपन कोर्ट्स होते हैं तो उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर नहीं होता है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.